होती है वो होती है आपकी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये आपकी एनईबीएच की फुल फॉर्म होती है क्या? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब जो आपका एनईबीएच 6 एडिशन की जो स्टार्टिंग हुई है वो जनवरी 2025 से शुरू हुई है। इससे जो आप इम्प्लीमेंटेशन लोगे यानी यदि आप अपने हॉस्पिटल को एनईबीएच कराना चाहते हो 6 एडिशन पे, तो ये आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब से होगा? अप्रैल से। अप्रैल से पहले यदि आप अपने हॉस्पिटल को एनईबीएच कराते हो तो वो आपका 5th एडिशन पे जाऊंगा। आपको पता है ऑलरेडी कि आपके एनईबीएच 6 एडिशन से पहले आपका 5th एडिशन आया था। अब जब 5th एडिशन से 6 एडिशंस में गया है तो कुछ चेंजेस भी हुए होंगे। जो चेंजेस हुए हैं वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि वो बहुत जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि 5th एडिशन से 6 एडिशन में चेंजेस क्या हुए हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बताने वाला कि एनईबीएच 6 एडिशन में कौन कौन से पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है। अब सेकंड आता है जो आपका एनईबीएच 6 एडिशन है, ये ऑलरेडी आपका 4 ईयर के वैलिड होगा। कितने के लिए? साल के लिए? ये 4 साल के लिए वैलिड होगा। जो आपका सर्विलेंस होगा वो पर 2 ईयर में होता है, ठीक है। टोटल इसको 18 मंथ बोलते हैं हम। लेकिन 2 साल का मतलब ये होता है कि 18 मंथ के बाद में जो 4 महीने मिलते हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए मिलते हैं यदि आपको सर्विलेंस कराना। 2 साल के बाद सर्विलेंस होगा और जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में आपका रीअसेसमेंट होता है। अब नेक्स्ट है चैप्टर। जो एनईबीएच है, एनईबीएच में जो चैप्टर्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले है वो है आपका पेशेंट से रिलेटेड या जिसे हम पेशेंट सेंट्रिक बोलते हैं। सेकंड होता है आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड जिसे हम मैनेजमेंट सेंट्रिक बोलते हैं। ओके। अब टोटल चैप्टर कितने हैं? आपको 10 है। और यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड है वो कितने हैं? 100 है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका एनईबी 6 एडिशन में एनईबी 6 एडिशन है उसमें टोटल जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 639 है। अगर हम बात करें एनईबी 5th एडिशन की, जो आपका एनईबी 5th एडिशन था उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे वो 651 थे। कितने थे? 651। लेकिन जो आपका एनईबी 6 एडिशन है उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो कितने हैं? 639। अब ये जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं ये आपके 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। अभी हम नेक्स्ट में आपको बताने वाले हैं कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है आपका एनईबीएस एनईबीएस 6 एडिशन के चैप्टर। मैंने टोटल आपको बताया कितने हैं? आपके पास में 10 चैप्टर है और पहले जो आपके 5 चैप्टर हैं वो आपके पेशेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपके लास्ट के 5 हैं वो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक चैप्टर आपका चेंज हुआ उसका पता होना चाहिए। जो आपका नंबर 5 पे जो चैप्टर था उसका नाम पहले HIC था, अब उसका नाम हो गया IPC। ओके। नेक्स्ट, अब हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है AAC यानी असेसमेंट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे। आपके OPD में भी आते हैं, IPD में आते हैं, टेक केयर में आते हैं। तो उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं वो सब आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट आता है आपका COP यानी केयर ऑफ पेशेंट्स। अब ये चैप्टर मोस्टली आपका यूज़ कहाँ होता है? जब आपने इमरजेंसी देखा हो, यदि इमरजेंसी में आपने देखा होगा इनिशियल असेसमेंट होती है, री असेसमेंट होती है, वो सब इस चैप्टर के थ्रू आपको मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी उसमें हम आपको पर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। फॉर्म बनाने होते हैं, आपको कमिटीज़ कंडक्ट करानी होती है, मॉक ड्रिल्स करानी होती है, और उसके बाद में आपको इंटरनल ऑडिट के लिए चेक लिस्ट बनानी होती है। उसके बाद कुछ साइनेज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हम आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका नाम है MOM जिसे बोलते हैं हम मेडिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मेडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, देखो इस चैप्टर के अंदर टोटल आपके जो फार्मेसी होती है
फार्मेसी। आपके पास दो तरह की फार्मेसी होती है, एक आपके पास ओपीडी फार्मेसी होती है, सेकंड आपके पास में आईपीडी फार्मेसीज होती है। उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा भैया। डिस्पेंसिंग एरर कैसे होता है, रिकॉल क्या होता है, उसके बाद लुक लाइक साउंड लाइक मेडिसिन कौन कौन सी होती है, फॉर्मूले हम कैसे यूज़ करते हैं, टेम्परेचर मॉनिटरिंग क्या प्रोटोकॉल है, नियर एक्सपायरीज क्या क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है हमारा PRE, यानी इसे बोलते हैं हम पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आता है उसके वहाँ पे कुछ राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। ये आपने देखा भी होगा जब आप किसी NABH हॉस्पिटल के अंदर जाते हो विजिट करने के, तो जब आप रिसेप्शन पे जाते हो तो वहाँ पे आपको सामने डिस्प्ले हुआ दिखता है पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली जो आप कि एज ए पेशेंट बन के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके राइट्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका IPC, इसे बोलते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखो इसका जो पहले नाम था वो था क्या, HIC, यानी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। ओके, अब चेंज हो गया, इसका नाम हो गया IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 6। नंबर 6 पे आता है हमारा PSQ, जिसे बोलते हैं पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देखो यदि आप एज ए क्वालिटी क्वालिटी मैनेजर या फिर आप NABH कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहे हो, तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अवेलेबल हैं वो आपको प्रॉपर उसको चेक करना है। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई एक्चुअली मुझे कौन कौन सी कमिटीज़ बनानी है, मॉक ड्रिल्स मुझे कैसे करानी है, फॉर्मेट मुझे कैसे इंप्लीमेंट कराने हैं। उसके बाद में जो भी आपके इंटरनल ऑडिट्स होती हैं, डेली बेसिस के आपके राउंड्स होते हैं, आप बायोमेडिकल सेग्रीगेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 7 पे ROM, जिसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपने देखा जो भी डिसीजन मेकर होता है वो आपका मैनेजमेंट होता है, तो उसके लिए क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो आपको इस चैप्टर से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, जिसे बोलते हैं FMS। आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर सेफ्टी के लिए काफ़ी पैरामीटर फॉलो किए जाते हैं, वो पेशेंट के लिए भी किए जाते हैं, विजिटर के लिए भी किए जाते हैं और अटेंडी के लिए भी किए जाते हैं, तो इनकी भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके। नंबर 9 पे होता है आपका कौन सा, इंफॉर्मेशन IMS, यानी इसे बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसके अंदर मोस्टली आपका IT डिपार्टमेंट कवर होता है। आपको पता है कि जब आप कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो सब आप ऑनलाइन मॉनिटर करते हो। उसके बाद आपने देखा वो CCTV लगे होते हैं। उसके बाद में जो भी डेटा आपके पास में अवेलेबल है उसे क्लाउड फॉर्म में रखते हैं, जिससे कि आप उसे फ्यूचर में भी यूज़ कर सके। तो उसके लिए जो IT डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस चैप्टर के अंदर पूरा IT डिपार्टमेंट आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका HRM, जैसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको पता है HR डिपार्टमेंट का मेन वर्क क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी आपका स्टाफ उसको हायर करना है, उसकी सैलरी बनाना है, उसकी जो लीव प्रोटोकॉल है उसको इम्प्लीमेंट कराना है, जो भी ऑर्गेनोग्राम है उसको डिफाइन कराना है, उसके बाद में जो भी उसकी हायरार्की उसको फॉलो कराना है, वो सब चीज़ें कौन शेयर करता है, वो करता है आपका HR। तो ये 10 चैप्टर थे आपके। पहला था आपका AAC यानी असेसमेंट कंटिन्यूटी ऑफ केयर, दूसरा आपका COP केयर ऑफ पेशेंट, थर्ड था आपका MOM मेडिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ था आपका पेशेंट राइट एंड एजुकेशंस, नंबर 5 था आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, नंबर 6 पे था आपका पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, नंबर 7 पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 8 फैसिलिटी मैनेजमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और नंबर 10 पे था आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि भाई देखो हमने दो तीन चीज़ों के बारे में बात करा। पहले हमने चैप्टर के बारे में बात एक्सप्लेन किया था, फिर हमने आपको स्टैंडर्ड के लिए बताया था, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के लिए बताया था। अब आपके 10 चैप्टर टोटल ये हो गए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, टोटल 10 चैप्टर आपके पास हो गए। अब मेन आता है आपका स्टैंडर्ड। देखो क्या होता है, जो आपका पहला चैप्टर है AAC, उसके अंदर टोटल आपके 13 स्टैंडर्ड है और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं 87। अभी जो
87 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है। जो सबसे पहले जैसे हो गया आपका कोर, कोर में हमारे टोटल कितने हैं 6। उसके बाद आता है कमिटमेंट, कमिटमेंट में हमारे कितने हैं 68। उसके बाद आता है अचीवमेंट, अचीवमेंट में कितने 9 और एक्सीलेंस में 4। जब आप इन चारों को काउंट करोगे तो काउंट करने के बाद टोटल ये आ जाएगा आपका 87। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें ये होगा, यार आपने स्टैंडर्ड बता दिया, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बता दिया, इसको करेंगे कैसे। इसका मेन करने का काम होता है कि आप इसको डिवाइड कर लो। इसको डिवाइड आपको किस बिहाफ पे करना है कि आपने क्या किया कि जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है इसको सेपरेटली ले लिया। अब ये होते कैसे हैं, आपको सपोज करो ये बुक हो गई, इस बुक के अंदर कोई ना कोई, जैसे मैं मान लेता हूँ उसके अंदर 10 चैप्टर है, ठीक है। अब 10 चैप्टर में मैंने पहला चैप्टर ले लिया, उस पहले चैप्टर के अंदर पहले कुछ मेन हेडिंग होगी, मेन हेडिंग होती है ना, मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग। उसी तरह से हमारा चैप्टर हो गया ये, स्टैंडर्ड हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन हेडिंग हो गया, और उसके अंदर हो गया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ये हमारा सब हेडिंग हो गया। सब हेडिंग में तो आपकी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। जब भी आप किसी हॉस्पिटल के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे तो आपको एज पर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसमें आपकी कमिटीज़ भी हो सकती हैं, फॉर्मेट हो सकते हैं उसमें, उसके बाद में आपकी इंटरनल ऑडिट हो सकती है, उसके बाद में जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराते हैं डिपार्टमेंटल वाइज वो हो सकती है, एडमिशन प्रोटोकॉल हो सकता है, स्किल मैनेजमेंट हो सकता है। ये सब चीज़ें आप किसके बिहाफ पे करोगे, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बिहाफ पे। ओके, अब आएगा हमारा सेकंड है हमारा सीओपी, जिसे बोलते हैं केयर ऑफ पेशेंट। इसमें टोटल जो आपके स्टैंडर्ड है कितने हैं, वो 20 हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड 20 और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 135, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब 135 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, इसमें जो आपके कोर है वो 13 है, यानी 13 कितने हैं कोर है, और आपके 107 है आपके कमिटमेंट, अचीवमेंट है आपके 12 यानी 12 आपके अचीवमेंट है, और 4 है आपके एक्सीलेंस। ओके, अभी मोस्टली आपको सबसे पहले वर्क करना है जो भी आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये आपके 100% होने चाहिए, 100% कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि अभी आपको स्कोरिंग सिस्टम के बारे में भी मैं बताऊंगा कि स्कोरिंग सिस्टम कैसे होता है, कैसे आप अपना स्कोर निकालते हो उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका एमओ मैनेजमेंट और मेडिकेशंस। इसमें क्या, इसमें टोटल आपके जो स्टैंडर्ड है वो कितने हैं, वो सिर्फ आपके 11 है, और जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 68, कितने 68। अब 68 में आपके जो कोर है वो कितने 13 है, आपके कमिटमेंट 48 है, और आपके अचीवमेंट 6 है, और एक्सीलेंस 1 है। ओके, अब बात करते हैं हम पीआर यानी पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। इसमें जो आपके स्टैंडर्ड है वो कितने 8 है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 52 है, उसके बाद में जो कोर में वो 12 है, और आपकी जो कमिटमेंट है उसमें 32 है, और आपके जो अचीवमेंट है उसमें 7 है, और आपके एक्सीलेंस में 1 है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका आईपीसी यानी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसमें जो आपके टोटल स्टैंडर्ड है कितने 8 है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 49 है, जो इसमें 14 है, इसमें जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 13 है, और कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपके 33 है, आपके अचीवमेंट 3 है, और जो आपके एक्सीलेंसेस में 0 है, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट नहीं है। अब बात करते हैं पीएसक्यू यानी पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसमें जो टोटल आपके स्टैंडर्ड है वो 7, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 46, ठीक है। उसमें जो आपके कोर है वो 8 है, जो कमिटमेंट है वो 28 है, आपके जो अचीवमेंट है वो 7 है, और एक्सीलेंस आपके 3 है। उसके बाद हम बात करते हैं, हम लास्ट नेक्स्ट चैप्टर है 7 नंबर पे आरएम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो आपका स्टैंडर्ड है वो 6 है, जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो आपके 37 है, उसके बाद जो कोर है वो 4 है, और कमिटमेंट 23, अचीवमेंट 8, और एक्सीलेंस 2। ओके, ये आपको ध्यान भी रखना है, मैं इसलिए आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी मेमोरी में भी फिल्ड हो जाए। भाई अगर चैनल पर पहली बार हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हमारा एफएमएस यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम। इसमें जो आपके स्टैंडर्ड है वो 7 है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 43 है, कोर आपके 11 है, कमिटमेंट आपके 29 है, अचीवमेंट आपकी 2 है, और एक्सीलेंस 1 है। उसके बाद आता है एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपके चेंज हुए, स्टैंडर्ड भी चेंज हुए। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट चेंज हुए हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड चेंज हुए किस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर जो इसमें जो आपके स्टैंडर्ड है वो कितने हैं 13 है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 76 है, और आपके जो कोर है वो 16 है, और आपके जो कमिटमेंट 56, और अचीवमेंट
4 और कोर इसमें एक्सीलेंस इसमें 0 हो गया। उसमें नेक्स्ट है आपका IMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जो आपका स्टैंडर्ड है 7 है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 45, कोर 9, कमिटमेंट 33 और अचीवमेंट 2 और एक्सीलेंस 1। यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाओगे कि भाई एक्चुअली एज ए क्वालिटी एग्जीक्यूटिव आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्वालिटी मैनेजर आप ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप NABH कोऑर्डिनेटर किसी भी हॉस्पिटल में यदि वर्क करना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। वो पूछ भी सकते हैं कि हम टोटल कितने स्टैंडर्ड पे वर्क करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं टोटल, जैसे 639 है। उसके बाद मेन फोकस करेगा उस पर, ये है आपका जो कोर है 105, कितने 105, ठीक है। और जो कमिटमेंट है वो 457 है, और उसके बाद में अचीवमेंट 60 है, और जो एक्सीलेंस है वो आपके 17 है टोटल। तो आपको मेनली सबसे पहले वर्क करना है जो भी आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे उसके बाद आता है आपका स्कोरिंग सिस्टम। जो आपका स्कोरिंग सिस्टम होता है ना भाई, देखो जो अगर मैं बात करूँ आपका NABH 6 एडिशन की, तो इसमें जो स्कोरिंग सिस्टम होगा आपका वो 1 टू लेके 5 तक होगा, ठीक है। 1 टू लेके 5 तक, इसका मतलब कैसे है कि भाई अगर आपने देखा होगा कि जो कैटेगराइज वाइज अगर आपका 1 है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपका इम्प्लीमेशन है वो 20% से कम है, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कितना, आपको कम से कम 60% से ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपका जो 5 नंबर आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपका 81% टू 100%, ठीक है। तो आपको इतना स्कोरिंग करना है। तो यदि इसके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगा। और अभी हम कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जिसको रिक्वायरमेंट